गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का वंस अगेन बहुत बहुत अभिनंदन इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप अपने कंपटीशन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। आज का वीडियो अपने पिछले सेशन को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाएगा और ये सेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि हिस्ट्री इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो सेशन चल रहा था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जिसमें आपको शुरुआती कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स, उसके समय होने वाले प्रमुख घटनाओं का जिक्र, उसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डलहौजी का जिक्र किया जा चुका है। एक बार मैं तेजी से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय पहली कुछ सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो इसका शासनकाल 1773 से 1785, 1773 से 1785 बंगाल में जो डुअल सिस्टम था अर्थात डुअल शासन, उसको समाप्त किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय डुअल सिस्टम समाप्त, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 1782 में सालवाई की संधि हुई थी। सालवाई की संधि 1782। 1780 से 84 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 80 से 84 में। और याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 में उस समय टीपू सुल्तान के पिता यानी हैदर अली के बीच युद्ध हुआ था। हैदर अली को हालांकि हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद एक कहा तो जाए कि एक संधि हुई थी। उस संधि के बारे में सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था, बताइए जल्दी, उस संधि का नाम मंगलोर की संधि थी। जी हाँ, मंगलोर की संधि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ। हालांकि सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान नहीं बल्कि टीपू सुल्तान के पिता यानी हैदर अली की पराजय हुई थी। उसके बाद 1784 में, ठीक है, 1784 में क्या हुआ, एक पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका एडवांस वर्जन था, उसमें और भी सुधार की जरूरत थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन लगाने के लिए, उनको नियमित रूप से एक तरह से अनुशासित करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ओके, और फाइनली 1784 में ही विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। दैट्स सफिशिएंट फॉर इट फॉर वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रहे, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको हम लोग सबसे पहले अगर जानते हैं तो सिविल सेवा के जनक के रूप में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा सुधार अगर कहा जाए तो न्याय व्यवस्था में, क्योंकि उसने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इसी समय थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में इस बार बारी थी उसके पुत्र अर्थात हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, महान शासक, जिन्होंने आखिरी दम तक अंग्रेजों की मतलब हुकूमत या कहे तो गुलामी कभी स्वीकार नहीं की। जी हाँ, टीपू सुल्तान तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पटकता है और अंग्रेजों को पटकाने के बाद अंग्रेजों को झटका लगता है। हालांकि ये मतलब युद्ध कोई जीत और हार का कोई फैसला नहीं करता है और इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो भूमि का बंटवारा, क्षेत्र का बंटवारा बराबर हो रहा होता है। अंग्रेज काफ़ी आहत होते हैं, तो तैयार होते हैं अपने आप के लिए, और बाद में बात होगी। उसी के बाद सिविल सेवा तो बताइए दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आता है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल याद रखिएगा 1798 से 1805। 1798 से 1805 लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल है और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर भी कहते हैं। यह सबसे अगर प्रसिद्ध था तो ये था सबसे प्रसिद्ध सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंसेस के लिए बहुत जाना जाता था। ये सब्सिडरी अलायंसेस क्या होता था कि राजा को, महाराजा को कहा जाता था कि आप सहायक संधि कर लीजिए मेरे साथ, इसके तहत आपको हम अपनी सेना देंगे, आप सेना का खर्चा दे दीजिएगा खाली। मतलब शॉर्ट में कहे तो एक तरह से उसकी राजा के, उसके साम्राज्य की संप्रभुता का एक तरह से हनन था। इसके मतलब एक निजता का उल्लंघन था, क्योंकि राजा के घर के अंदर, उसके साम्राज्य के अंदर क्या घटित हो रहा है उसकी पैनी निगाहें अंग्रेजों की सेनाओं के पास होती थी। वो कोई भी संधि नहीं कर सकते थे दूसरे के साथ, किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों के एक तरह से कहे तो कठपुतली बन गए थे इस सहायक संधि के कारण। और उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही होता है।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में घटित होता है और इस युद्ध में हमारे महान प्रतापी राजा टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होते हैं। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में तो हो गया। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका कार्यकाल 1807 से 1813 था। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है, अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में होता है। इसी के द्वारा इसी के समय 1813 में चार्टर एक्ट लाता है। बताइए आपको। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 है। इसी के समय नेपाल और गोरखा और अंग्रेज के बीच एक युद्ध होता है, काला पानी का मुद्दा, सगोली की संधि, सब इसी से जुड़ा हुआ है। सगोली की संधि किस शासनकाल में हुआ, किसके गवर्नर के शासनकाल में हुआ? तो याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, नॉट वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित की जाती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के मद्रास में टॉमस मुनरो इसके जनक है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिक से तो आप तो परिचित ही होंगे। 1829 में बहुत ही फेमस काम इनके द्वारा हुआ था। वो क्या है? वो सती प्रथा का अंत है। राजा राम मोहन राय का बहुत ही बेहतरीन प्रयास था। तो इनका शासनकाल 1835 से 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 से 1835 के बीच में है। यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले तो गवर्नर बंगाल का हुआ करता था। तो पहला अगर पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 1828 से 1835 की शासनकाल था। इसी के समय ठगी प्रथा का दमन किया गया था, खत्म किया गया, समाप्त किया गया। ये सब मैकाले मिनट लाया गया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया। एक तरह से अंग्रेजियत भारत में लाद दी गई। उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बारे में कुछ खास नहीं। ग्रांड ट्रंक रोड की एक तरह से संरचना स्टार्ट हुई तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय। लॉर्ड हार्डिंग, कन्या शिशु जो है उस पर हत्या जो होती थी अब तक भारत में, उसको प्रतिबंध लगाया गया। मानव को काट दिया जाता था, बलि प्रथा उसको समाप्त कर दिया गया। बहुत ही अच्छा काम था, ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल, दैट मस्ट बी रिमेंबर। जी हाँ, 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इसके समय बहुत सारी एक तरह से भारत का पूरा विकास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विकास भारतों के लिए नहीं था। अंग्रेजों का अपना विकास था, अपना सोच था, अपना स्वार्थ था। रेलवे का निर्माण हो, टेलीग्राफ की सुविधा हो, बहुत सारे इसमें काम किए गए। इसके समय ही सिख युद्ध हुआ था, सेकंड सिख युद्ध। पंजाब पर एक तरह से कब्जा करने की बेहतरीन कोशिश की गई थी और साम्राज्य का विस्तार किया गया था। और इसी के समय सबसे फेमस अगर इससे जुड़ा हुआ है तो वह है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जी हाँ, इसको व्यापक सिद्धांत कहते हैं। हड़प की नीति, हड़प की नीति के तहत क्या था कि अगर राजा का अपना कोई पुत्र ना हो, जेनेटिक पुत्र अपना ना हो, तो राजा का साम्राज्य अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। यही सबसे बड़ी दुखद थी। और इसके तहत सतारा, जानते ही हैं, जोधपुर, संबलपुर, झांसी, अवध, सबको हड़प लिया गया। एक तो लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा लॉर्ड डलहौजी। दोनों के शासन, उसके प्रशासन, उसकी नीतियां वास्तव में 1857 की क्रांति को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और 1857 की क्रांति आने ही वाली थी, पर इसको जरा सा पता भी नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की। लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ, इसी के समय आप सबसे फेमस लॉर्ड कैनिंग का सबसे पहले शासनकाल 1856 से 1862 लॉर्ड कैनिंग के समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अलावा 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। और साथ ही साथ 1858 का इंडिया जो एक्ट है, 1858 का इंडिया एक्ट, जिसे भारत के लिए या भारत के अच्छे के लिए एक्ट माना जाता है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय लाया गया था। और ये अंतिम गवर्नर था, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग अब वो गवर्नर नहीं था, बल्कि अब वो बन गया था वायसराय। क्योंकि 1858 के एक्ट में बहुत सारे आमूल-चूल परिवर्तन किए गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन अर्थात पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट अगर भारत पे रोल होगा, अधिकार होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ही निर्धारित करेगी कि भारत का शासन कैसे चलेगा, क्या होगा कानून, सारा का सारा क्राउन अब रिप्रेजेंट करेगी। डायरेक्ट लंदन से कंट्रोल होगा। उसके लिए विशेष 15 सदस्यों का एक तरह से कमेटी बैठाया गया था। ठीक है, ये सब 1858 के एक्ट के कुछ लक्षण है, जिसमें गवर्नर्स जो पद था उसको हटा के उस पद को वायसराय कर दिया गया। अगला है लॉर्ड जॉन लॉरेंस।
देखिए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय एक अकाल आयोग बनाया गया था। वो अकाल आयोग था हेनरी, ठीक है, हेनरी कैंपेल हेनरी। कैंपेल हेनरी किससे जुड़ा हुआ है? तो ये अकाल आयोग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1865 में भारत और यूरोप के बीच, या कहे तो ब्रिटेन के बीच, एक समुद्री टेलीग्राफ शुरुआत की गई थी इसी के समय, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के समय। और लॉर्ड मेयो, जी हाँ, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 में भारत के वायसराय रहते हैं। ये इसके शासनकाल में वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की बात हुई थी, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी सर्वेक्षण शुरू हुआ था, कृषि वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी हत्या अंडमान निकोबार में एक अफगान के द्वारा कर दी जाती है। और आज का टॉपिक लॉर्ड लीटन से शुरू होने वाला है। लॉर्ड लीटन, ध्यान रहे, लीटन नॉट रिटन, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो रिटन आएगा। तो लॉर्ड लीटन का काल 1876 से 1880, 1876 टू 1880, 4 साल। लेकिन सबसे खतरनाक, लॉर्ड लीटन बहुत ही विद्वान था, लेकिन भारत की पूरी तरह से शोषण करना कैसे किया जाए ये इसी से सीखा जा सकता है। इसके समय सबसे खतरनाक 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, एक तरह से प्रेस का गला घोटने के लिए लाया गया था, प्रेस पर पाबंद लगाने के लिए लाया था, जिससे आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है। 124, 124 ए सेक्शन वर्तमान समय में इतना मतलब एक तरह से चर्चा में है। इसके अलावा 66 ए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी आईटी एक्ट, ये आईटी एक्ट है, ये सब वर्तमान की प्रासंगिकता है कि आईटी एक्ट 66 ए को 2015 में श्रेया सिंगल केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। इसके बावजूद भी आज भी इसमें गिरफ्तारी हो रही है, जो बहुत ही संकटकालीन स्थिति को दिखा रहा है। और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति, निष्ठा की स्वतंत्रता, ये टेपिंग जो हो रहा है, वर्ट और पेगासस जैसे बड़े बड़े हमले हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से 66 ए पर विचार करने की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है। असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद भी आखिर इसमें गिरफ्तारी क्यों हो रही है? और इसके साथ साथ सेक्शन 124 अपने आप में विद्रोह है, एक तरह से राजद्रोह है, जो बहुत ही विवादित है। तो ये सब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सोच समझ के लाया गया था कि राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार पत्रिका, किताब, नॉवेल्स और अलग अलग माध्यम से जो हो रहा था वो ना हो पाए। ये लीटन इतना बदमाश था, इसने भारतीयों के प्रशासन में प्रवेश करने के रोकने के लिए सिविल सेवा में इसने बहुत होशियारी से मैक्सिमम एज 21 वर्ष था पहले, लेकिन इसने घटा के बेटा 19 वर्ष कर दिया, ताकि अंग्रेज इतने होशियार थे कि सोचते थे भारतीय इसमें प्रवेश ही ना कर सके। अब भारत को हमेशा नीचा नीचा पद मिले, दरोगा, यही सब छोटा छोटा पद, कभी वो चाहते नहीं कि कलेक्टर बने, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भारतीय उनमें से टैलेंटेड में कमी नहीं थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इतनी ही उम्र में आईसीएस जैसी बड़ी एग्जाम को क्वालिफाई करके अंग्रेजों के मुंह में ठोक दिया कि देखिए आपके बनाए गए सिस्टम से हमको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, भारतीयों का प्रशासनिकरण तो होना ही चाहिए। लीटन ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि भारतीयों का प्रशासनिकरण ना हो, कम से कम भारतीय प्रशासन में आए, और जो भी आए वो अंग्रेज के एक तरह से अंधभक्त हों, ठीक है, जो आप देख रहे हैं वर्तमान में अंधभक्तों की कमी नहीं है। इसके समय ही एक अकाल आयोग बनाया गया था लॉर्ड लीटन के समय। रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति था, रिचर्ड अकाल। रिचर्ड आयोग जब भी पूछा जाए तो समझ जाइए रिचर्ड आयोग जो है वो जुड़ा हुआ है अकाल से। कई प्रकार के अकाल आयोग बनाए गए हैं, उसमें रिचर्ड आयोग कब बना? तो ये है लॉर्ड लीटन के समय 1876 से 1880। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इसी का सुधारक अगर कहे तो एक तरह से कट्टर, मतलब लॉर्ड लीटन को मिटा के अगर आप लॉर्ड रिपन कर दीजिए तो सारे के सारे गुण बदल जाएंगे। इसको भारत का सबसे बेहतरीन मतलब एक तरह से वायसराय कहा जा सकता है मेरे दृष्टिकोण में, और बहुत से विचारकों के दृष्टिकोण में यह भारत का एक तरह से उद्धारक था, भारत का उद्धारक, भारत का विकास के मतलब कहे तो विकास के कारण कह सकते हैं,
भारत के सोच मतलब उसकी समृद्धि के बारे में सोचने वाला, सही ढंग से कहा जाए तो अगर कोई मतलब वायसराय बना तो हमारे देश में, हमारे देश के लिए बना तो वो था लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 तक 4 साल ये भी रहे। इनके द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो 1878 में लॉर्ड डीटन के द्वारा लाया गया था, जो एक तरह से गला घोटने वाला था ताकि अधिकांश पत्रिकाएं दबा दी जाए, उसको तोड़ दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो सबसे पहला मैसेज तो इन्होंने दे दिया कि ये स्वतंत्रता के हिमायती हैं, आप लिखिए सरकार के बारे में, खुल के लिखिए। सरकार की कमियों को बारे में जब तक जनता नहीं लिखेगी तो कौन बताएगा सरकार कितनी पागल हो गई है, कितनी शोषणकारी हो गई है। तो लॉर्ड रिपन ने खुलकर मौका दिया। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पे प्रतिबंध जो था उसको हटा दिया। इसके अलावा इनका सबसे बेहतरीन प्रयास जो महात्मा गांधी का भी आगे चल के सपना बना, स्थानीय स्वायत्तता, यानी कहे तो हम लोग जो आज पढ़ते हैं पंचायती सिस्टम, जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें पंचायतों को एक तरह से संवैधानिक अधिकार दिया गया है। इसकी सोच, इसकी जन्मभूमि, इसका मतलब एक तरह से कहे तो अगर मतलब अंग्रेजी शासनकाल के दरम्यान में तो इसका प्रयास था स्थानीय स्वायत्तता, स्थानीय एक तरह से कहे तो स्वशासित सरकार, वो था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसी के समय पहली बार प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया और फैक्ट्री में जो कार्मिकों की, जो मजदूरों की जो स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, उसमें सुधार करना जाए, कितना घंटा काम करे, कितना उनका वेतन हो, छुट्टी हो या ना हो, इसकी सारी व्यवस्था की गई। किस उम्र तक कोई काम करे, महिलाओं की वर्किंग कंडीशन में क्या अगर विचार किया जाए, तो इस सारे के सारे प्रथम फैक्ट्री एक्ट के द्वारा लॉर्ड रिपन के सहयोग से स्थापित किया गया। लॉर्ड रिपन के द्वारा अगर और एक सबसे बड़ी बात तो जनगणना, भारतीय जनगणना, यू नो अबाउट दैट, हर 10 साल में जनगणना होता है। जनगणना 1881 में प्रारंभ हुआ और हर 10 साल में अब जनगणना होता है, आपको पता ही होगा। तो ये जनगणना की जो शुरुआत थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसी के समय हंटर शिक्षा आयोग, शिक्षा के एक तरह से विकास के लिए इन्होंने हंटर शिक्षा आयोग की एक तरह से बैठक, हंटर शिक्षा आयोग इसी के समय बनाया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रयास हंटर शिक्षा आयोग, इसमें ग्रामीण शिक्षा स्वदेशी भाषा में हो, मातृभाषा में हो इत्यादि का मतलब एक तरह से बल दिया गया। जितने भी शिक्षा आयोग बनाए गए हैं उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा सबसे बेहतरीन प्रयास तो वो था इल्बर्ट बिल विवाद। जी हाँ, इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, श्वेत विद्रोह, व्हाइट रेवोल्यूशन। देखिए हुआ क्या, इल्बर्ट बिल विवाद एक तरह से न्याय की अगर सचमुच न्याय का सचमुच अगर एक तरह कहे तो स्थापित करने की कोशिश थी। देखिए अंग्रेजों के द्वारा ऐसी मतलब न्याय व्यवस्था प्रणाली भारत में लागू कर दी गई थी जिससे केवल और केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही जज कर पाए, निर्णय सुना पाए। लेकिन इल्बर्ट बिल के माध्यम से लॉर्ड रिपन ने क्या कहा कि अब ना केवल अंग्रेज अधिकारी अर्थात अंग्रेज न्यायाधीश बल्कि भारतीय न्यायाधीश भी दोनों समकक्ष है, बराबर है, वो भी भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजों के मुकदमे को भी देखेंगे। तो निश्चित रूप से एक तरह से यहाँ जो बायसिंग था, यहाँ तो जो दो नजरिया था उसको समाप्त किया गया और एक तरह से न्याय की सच्ची भूमिका और सच्ची आधारशिला रखी गई लॉर्ड रिपन के द्वारा। इतने वक्तव्य देने के बाद से आप समझ चुके होंगे कि लॉर्ड रिपन वास्तव में अभी तक तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है कि बुरा दिखा जाए, तो इनके द्वारा एक तरह से भारत के सुधार के लिए बहुत ही प्रयास किया गया। तो लॉर्ड रिपन, सैल्यूट ऑफ यू। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड डफरिन। ये डफरिन बजा क्या है, लॉर्ड डफरिन, ढपली वाले, ढपली बजा के इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई। तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888, ये भी 4 साल। लॉर्ड डफरिन सबसे पहला तो इसी के समय तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था
उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था उस समय। ठीक है, और अगला है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा का निर्धारण किसके समय किया गया? डूरंड रेखा आपको पता होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, उस समय तो पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। डूरंड रेखा, उसको डूरंड लाइन कहते हैं। अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो इसका निर्धारण कब किया गया था, किसके समय किया गया था? इसके समय उसका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन के समय डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। और फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट लॉर्ड कर्जन। यही कर्जन जो बंगाल के विभाजन का सबसे बड़ा एक तरह से दुष्ट प्राणी, जिसने बंगाल को बांट दिया धर्म के आधार पर। कहा कि प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पा रहा है, प्रशासन ठीक से नहीं हो पा रहा है, और धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए बंगाल को प्रभावित कर दिया। जी हाँ, इसका शासनकाल आप याद रखिएगा 1899 से 1905। 1899 से 1905 के दरमियान बहुत कुछ घटनाएं घटित हुई लॉर्ड कर्जन के समय। एक तो सबसे पहले विश्वविद्यालय विधेयक एक्ट लाया गया था। ठीक है, आई थिंक मैंने जितने भी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और इसके साथ ही साथ प्रथम जो प्रमुख वायसराय थे उनके द्वारा जो उठाए गए कदम थे उस सब कुछ जिक्र किया है। निश्चित रूप से 2 या 3 मार्क्स तो आपके परीक्षा में गारंटी है। वॉच दिस वीडियो 2 and 3 times, you will be definitely something benefit of us. Thank you.